हेलो दोस्तों, मैं अंकित आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल एजु वेदांत क्लासेस पे। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका लेक्चर नंबर सेकंड है। इससे पहले हम लोग पहला लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें देखे हैं। फॉर्म मतलब कि डिफिनेशन सभी चीज़ें देख चुके हैं चैप्टर में, क्या चीज़ है क्या क्या नहीं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला लेक्चर नंबर सेकंड है। अगर पहला लेक्चर नहीं देखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। आई बटन पे लिंक नहीं मिलेगा तो पक्का कंफर्म डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? तो मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। कौन सी उदाहरण है? जो मैग्नीशियम धातु होती है, जो Mg होता है, वो जो ऑक्सीजन वायुमंडल में जब जलाएंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ना, तो वायु में ऑक्सीजन ही होती है ना, तो वो कौन सी उदाहरण है? तो उदाहरण कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन भी है, तो 4 ऑप्शन है। पहला भौतिक परिवर्तन है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन है, तीसरा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, चौथा इसमें से कोई नहीं है। तो इसका उत्तर है, तो आइए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर विस्तार पूर्वक दिया है। तो मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो रासायनिक परिवर्तन होगा बी। और ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इस प्रक्रम में मैग्नीशियम का रासायनिक संगठन एवं गुणधर्म परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो MgO बनाता है। तो इसमें देखिए आप लोग कभी ऐसा मत लिखिएगा Mg+O इज इक्वल टू MgO, ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इक्वेशन इधर देखिए, इधर इधर MgO है, O ये गलत मैं लिख दिया था कि O2 होता है हमेशा। तो O में 2 है, यहाँ 2 है ही नहीं, तो यहाँ 2 लगाएंगे। जब यहाँ 2 लगाएंगे तो मैग्नीशियम को भी 2 चाहिए, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ और यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वेशन संतुलित होगी। ठीक है, तो ऐसा चीज़ है। इक्वेशन संतुलित नहीं करेंगे तो इक्वेशन आपको हमेशा जो एग्जामिनर होगा वो काट देगा। तो प्रश्न दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? ठीक है, दूसरा देखिए, समीकरण ये दिया है। ठीक है, तो इसमें जो x है, ठीक है, तो Be2C+x*H2O से रिएक्ट करके YbOH+CH4 में x तथा y का मान क्रमशः होगा। क्या होगा? तो A 2:4, B 1,2, 4,2 और 2,1। तो क्या होगा x और y की वैल्यू? तो आप इसमें से देख लीजिए ना। तो देखिए ये जो इक्वेशन है, यहाँ जो इक्वेशन है, तो बेरियम 2 है, इसमें तो 2 है ही नहीं। ठीक है, 2 है ही नहीं। तो OH हाइड्रोक्साइड, मतलब वही हाइड्रोक्साइड क्या है? H2O वाटर 2 है, H2O के पास 2 हो गया, ऑक्सीजन के पास भी 2 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन के पास 4 है, तो 4 और 2 मिला के 6 हो जाता है। यहाँ 2 है, तो यहाँ जब 4 लिखेंगे तभी 6 होगा, 6 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन के पास 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन के पास 4 हो जाएगा। तो बेरियम के पास 2 है, तो बेरियम के पास नहीं है, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन के पास 4 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ 2 होगा और 4 ये सी आंसर होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। देखिए यहाँ भी देखिए, जल के साथ 4 दिया है और बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 दिया है, तो ये है, अतः x 4 a y 2 होंगे। तो ये चीजें होती हैं। प्रश्न तीसरा, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? PbO जो लेड होता है, लेड ऑक्साइड, वो कार्बन से रिएक्ट करके लेड प्लस CO2 बनाता है। तो सीसा जो होता है, ठीक है, सीसा जो होता है, ऑप्शन देखिए, सीसा उपचयित हो रहा है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, प्लस तीसरा कार्बन उपचयित हो रहा है, या चौथा लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। इसमें 2 आंसर होंगे। ठीक है, तो एक चीज मैंने आपको पहले लेक्चर में लास्ट में जब बताया था, उपचयित और अपचयित और रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयित अभिक्रिया, अपचयित अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें सीसा है जो अपचयित हो रहा है,
तो पहला होगा शीशा अपचयित हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन से हट रहा है। ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयित अभिक्रिया कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयित अभिक्रिया कहलाता है, और ये दोनों जिसमें हो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो पहला और दूसरा आंसर होगा। तो इसका आंसर है ए पहला या दूसरा, बी ये इसका आंसर यही हो जाएगा पहला और दूसरा, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है कार्बन के साथ और शीशे के साथ ऑक्सीजन अपचयित हो रहा है। तो ये चीज़ें थी। प्रश्न चौथा देखिए, फेरस फेरस का ये लोहा है, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम जो है रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस जो आयरन होता है वो इसमें ये अभिक्रिया जो है ये विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे विस्थापन अभिक्रिया? क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व की उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। तो एल्युमिनियम जो है वो अधिक क्रियाशील तत्व है और आयरन के साथ ऑक्साइड जो है वो कम क्रियाशील तत्व है। तो इसमें ऑक्साइड को एल्युमिनियम रख लेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और आयरन जो है वो अलग हो जाएगा। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ए संयोजन अभिक्रिया, बी विस्थापन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी विस्थापन अभिक्रिया। और क्यों होगा? तो इसका आंसर देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व में से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। देखिए कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया। आइए पांचवा देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी कोई अभिक्रिया नहीं होती है, डी आयरन लवण एवं जल बनता है। तो उत्तर है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। कैसे बनता है? तो देखिए लौह चूर्ण जो लौह होता है Fe होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है अम्ल होता है। तो जब इसको डालेंगे तो अति क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को इसके यौगिक से स्थापित कर देगा और हाइड्रोजन यौगिक को स्थापित कर देगा। फिर आयरन क्लोराइड ये आयरन क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो ऐसा चीज होता है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। तो प्रश्न छठवां देखिए, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापी अभिक्रिया देता है? तो पहला सोडियम क्लोराइड विलयन एक कॉपर धातु, बी मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, सी फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु और डी सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो आइए उत्तर देखते हैं। डी होगा। डी कैसे होगा? तो अधिक सक्रिय धातु कॉपर कम क्रियाशील तत्व एजी को उसके जो कैम सिल्वर एजी सिल्वर को उसके लवर विलियन AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से प्रतिस्थापित कर देता है। तो जैसे कि इसमें ये भी द्विस्थापन अभिक्रिया का ये एक उदाहरण है, इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। तो इसमें जो सिल्वर है वो कम क्रियाशील तत्व है और कॉपर अधिक क्रियाशील तत्व है, उसके यौगिकों से विस्थापित कर दिया उसको। ठीक है, ऐसा चीज है। आइए प्रश्न 7वां देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया द्वारा कार्बोनिक क्लोराइड का बनना उदाहरण है। पहला वियोजन अभिक्रिया का, दूसरा संयोजन अभिक्रिया का, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया का, चौथा अपचयन अभिक्रिया का। तो ये चीज है सॉरी थोड़ा खांसी चल रही है जिसकी वजह से गला भी बैठा है। तो उत्तर है बी होगा संयोजन अभिक्रिया। इसमें संयोग होता है दो। संयोजन अभिक्रिया में यह होता है कि दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोग करके। तो उत्तर देखिए क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिक क्लोराइड का एकल उत्पाद बनाता है, अतः यह संयोजन अभिक्रिया है। तो ये दो चीजें मिलके एकल उत्पाद का निर्माण होता है। आइए 8वां देखिए, जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर व फेरस सल्फेट बनते हैं। ये अभिक्रिया कहलाती है। तो ये द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, प्रतिस्थापी अभिक्रिया, दूसरा योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, चौथा ऊष्मीय अपघटन।
तो इसका प्रतिस्थापी अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। प्रतिस्थापी क्यों? तो ये देखिए, उपरोक्त अभिक्रिया में लोहा कॉपर को प्रतिस्थापी कर फेरस सल्फेट का निर्माण करता है। तो प्रतिस्थापी जो है ये अधिक क्रियाशील, ये द्विविस्थापन का भी उदाहरण है, ठीक है। इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से अलग कर देता है। फिर जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक है सल्फेट को अपने पास रख लेता है। आइए 9वां देखिए, 9वां निम्न, ठीक है। 9वां क्या है, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके। तो प्रश्न 9वां क्या है, निम्न अभिक्रिया में अपचायक पहचान कर लीजिए। अपचायक पहचान करना है, तो फेरस आयरन ऑक्साइड कॉपर से रिएक्ट करके आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसमें अपचायक क्या है, अपचायक, उपचायक, अपचायक। तो अपचायक ये है, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो कॉपर है, कॉपर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं कहेंगे इसको, क्या कहते हैं यार, भूल गया था, याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तो बता दूंगा। तो अभी क्योंकि याद, इस वीडियो को रोक के याद करने वाला तो हूँ नहीं, ठीक है। उत्तर देखिए, दी गई अब क्या, ऐसा सिंपल से समझ लीजिए ना, क्योंकि इसमें ना ऑक्सीजन जुड़ा है, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो अपचायक कहलाता है, ठीक है। और फेरस ये अपने ये उपचायक है, ये अपचायक है। फेरस जो है वो अपचायक है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ऑक्सीजन का ह्रास होता है अपचायक कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचायक कहलाता है। तो बी दी गई अभिक्रिया में Cu अपचायक है। ये कैसे उल्टा कैसे हो जाएगा यार, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन तो जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ता है उसमें अपचायक होता है, नहीं है। हाँ, उल्टा होता है, अपचायक ऑक्सीजन का जुड़ना और उपचार में ऑक्सीजन का ह्रास होना, ये होता है। तो ये आयरन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग करके उसे अपचयित कर देता है। अपचायक अपचयित, हाँ, अपचयित कर देता है। 2 चीज़ें, 3-4 चीज़ होती हैं, देखिए। अपचयित होता है, ठीक है, उपचायक होता है, और एक होता है अपचायक होता है। अपचायक, जिसमें से ये अपचायक दिया, ये दोनों एक ही होता है, ये अलग होता है। तो इसमें जो होता है अपचयित में जो होता है, वो इसमें ऑक्सीजन जो होता है, वो ऑक्सीजन, इसमें से ऑक्सीजन कटती है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, और इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, और इन दोनों में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऐसा चीज़ था। आप पहला लेक्चर जो देखेंगे उसमें आप लोग समझ जाएंगे। पहला लेक्चर जिसने नहीं देखा वो जाके देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्रश्न 10वां देखिए, 10वां क्या है, निम्न क्रिया में ऑक्सीकारक पहचान कर लीजिए। ऑक्सीकारक पहचान करना है, तो ऑक्सीकारक जिसमें ऑक्सीजन जुड़े उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, या फिर जिसमें ऑक्सीजन, ये कॉन्फ्यूजन है, ठीक है। तो कॉन्फ्यूजन आपको लास्ट में इसी वीडियो के लास्ट में आपको कॉन्फ्यूजन खत्म कर दिया जाएगा। चिंता मत कीजिए, नो टेंशन। चलिए देखिए ऑप्शन क्या है, MnO मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट करके मोनोक्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और जल बनाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन है MnO2 मोनोऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मोनोक्लोराइड प्लस Cl2 क्लोरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो दिए गए समीकरण में मोनोऑक्साइड ऑक्सीकारक है, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा है उसे ही ऑक्सीकारक कहा जाता है। और क्योंकि मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए उसे ऑक्सीकारक कहा जाएगा। और सब में वाटर बन जा रहा है, वो ऑक्सीजन जुड़ा कहाँ है, जिसमें कारक हो, मैंने ऑक्सीजन जुड़ा उसे ही ऑक्सीकारक कहेंगे ना। तो प्रश्न 11वां देखिए, ऊष्माक्षेपी क्या है। तो ऊष्माक्षेपी तो ऑप्शन में है ए, यह नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन NO2 बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये हाइड्रोजन प्लस लिटमस ये L बनाता है। डी सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर ऑक्साइड बनाता है। तो
इसमें ऑस्मोस्कोपी में ये होता है कि जो रिएक्शन हो ऊष्मा से हो, ऊष्मा की सहायता से हो, और ऊष्मा उसमें कहाँ से मिलेगी? एटमॉस्फेयर, वातावरण से मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि देखिए, और उत्तर देख लेते हैं, विस्तारपूर्वक देखते हैं। क्योंकि इसमें 45 कैलोरी की आवश्यकता है, जो वायुमंडल से और वातावरण से लेता है। तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनता है। ये ऊष्मा वातावरण से अवशोषित की जाती है। जो ऊष्मा होती है वो वातावरण से अवशोषित कर लेता है। उसके बाद ये जो रिएक्ट होती है, जो अभिक्रिया होती है, वो हो जाती है। यही चीज़ था, ठीक है, ऊष्माछोपी अभिक्रिया में। प्रश्न 12वां देखिए, निम्न में से कौन सी गैस को ताजा तेल के नमूने के लंबे समय तक परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, चौथा हीलियम या नाइट्रोजन। तो इससे आंसर हो जाएगा हीलियम या नाइट्रोजन के लिए। और वो क्यों किया जाता है वो भी आइए देख लेते हैं, ये लास्ट है। हीलियम या नाइट्रोजन, क्योंकि ये दोनों गैस कम क्रियाशील हैं तथा तेल को विकृत गंधिका से बचाती है। तो इसमें ये दोनों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये तेल को ख़राब होने से रोकती है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही लंबे समय के बाद ये ख़राब होती हैं, ठीक है? विकृत गंधिका होती है यानी ख़राब होती है। तो यही क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परीक्षण भंडारण के लिए उपयोग किया। भंडारण वो होता है, जैसे कि परीक्षण भंडारण वो होता है जिसमें कि उसे रखना, उसे लंबे समय तक रखना, उसे भंडारण कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। इसके बाद लेक्चर 3 आएगा जिसमें कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें 2 अंक वाले प्रश्न होंगे। और देखिए ये बहुत लंबा वीडियो होगा, लगभग 40-45 मिनट का वीडियो। थोड़ा लोडेड होने में समय लग रहा है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, और लंबा क्वेश्चन है, सब शॉर्टेड नहीं है। अ, कितने के नंबर का है? ये 2 नंबर है। इसके बाद एक 4-5 लेक्चर इस वीडियो में बनेगा, मतलब इसका लेकर 4-5 लेक्चर बनेंगे। चलिए, बने रहिएगा लास्ट तक, बोर्ड की बेस्ट ऑफ बेस्ट तैयारी होगी यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।